नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। उस दौर में इतिहास लिखे जा रहे थे अथवा उपन्यास शोध का विषय है। आप अंग्रेजों को पढ़िए, उनकी ही सैलरी पर हमारे धर्म ग्रंथों को विकृत करने का ठेका लेने वाले मैक्स मूलर को पढ़िए, या फिर रामशरण शर्मा जैसे आधुनिक वामपंथी इतिहासकारों को फिर आंख बंद कर उनकी कल्पनाओं पर मनन कीजिए कि कैसे किसी अज्ञात स्थान से आर्य नामक कुछ समूह अचानक घोड़े दौड़ाते हुए भारत की ओर आए और यहां विद्यमान सब कुछ नष्ट कर दिया। मजेदार बात यह है कि घोड़े दौड़ाने वाले कहां से आए थे, इस गप्प की शुरुआत किसी इतिहासकार ने नहीं बल्कि उपनिवेश काल में फ्लोरेंस के एक व्यापारी फिलिपिया सेसेटी ने की थी, जिसने दावा किया कि वह संस्कृत जानता है चूंकि 5 वर्ष तक गोवा में रहा है। यह स्वयंभू विद्वान कहता है कि संस्कृत के बहुत से शब्द यूरोपीय शब्दों के साम्य हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत का पितृ, लैटिन का पेतर, ग्रीक का पतेर, अंग्रेजी का फादर आदि। इसलिए इसे बोलने वाले यूरोप से भारत की ओर आए थे। वह दौर जब यूरोप नेकर पहनना भी नहीं जानता था, उसका हास्यास्पद दावा था कि उन्हीं समयों में वहां से ही भारतीय उपमहाद्वीप में भाषा और संस्कृति की अलख जगी। इस गप्प को तत्कालीन बंगाल के प्रधान न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने लपक लिया और यूरोपीय श्रेष्ठतावाद पर वर्ष 1786 में उसने एक पेपर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के समक्ष पढ़ा। फिर क्या था, भांति भांति के गपोड़ अपनी ऊंची ऊंची और लंबी लंबी फेंकने के लिए सामने आ गए। डॉक्टर पी गाइल्स ने पुस्तक लिखी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया और बताया कि हंगरी भारतीय आर्यों का मूल स्थान था। यह झूठा सिद्ध हो गया। अब अन्य गप्पियों की भी सुने। नेहरिंग के अनुसार दक्षिणी रूस, पोरकोनी के अनुसार स्कैंडिनेविया, मैक्स मूलर के अनुसार बैक्ट्रिया, प्रोफेसर सेयस के अनुसार कैस्पियन सागर के पास, एडवर्ड मेयर के अनुसार सीरिया। इस पर जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि की शैली में कभी यूरोप, कभी दक्षिणी रूस, कभी बैक्ट्रिया, यहां तक कि अंटार्कटिक प्रदेश तक आर्यों के कथित निवास होने की कपोल कल्पना गढ़ी गई है। यह सिलसिला चलता रहा और इससे लंबे समय तक समझाया जा सका कि यूरोप ने भारत में सभ्यता का आलोक दिया है, इसलिए इस भूमि के निवासियों का कर्तव्य है कि वे उनके धर्म में परिवर्तित हो जाएं, ईसाई बने। धर्म परिवर्तन का यह ऐतिहासिक गोरख धंधा इतिहास के सबसे बड़े घोटाले अर्थात आर्य आक्रमण थ्योरी के कारण उपनिवेश काल से आज तक जारी है। धीरे धीरे विज्ञान और पुरातत्व ने भाषा के नाम पर फैलाए गए इस झूठ की पोल खोली। सप्त सैंधव क्षेत्र को आर्यों के मूल स्थान के रूप में अधिकांश विद्वान स्वीकार करने लगे, लेकिन इससे बहुतों का एजेंडा ध्वस्त होता था। आप प्रश्न करेंगे कि अंग्रेज तो ठीक, लेकिन वामपंथी क्यों लकीर पीटते रहे? इसका सीधा सा उत्तर यही है कि भारतीय सामाजिक एकता वामपंथ के प्रचार प्रसार की सबसे बड़ी शत्रु है। यदि भारतीय समाज एक रहा तो लाल किले पर लाल निशान लगाने की सोच प्रतिपादित कैसे होगी? लेकिन अब लेनिन महान, माओ श्रेष्ठ, चे गवारा को लाल सलाम और भारत पिछड़ा, पक्षपाती, सांस्कृतिक दृष्टि से हीन, यही ना? जब उनके ही तथ्य एजेंडाकारों को मुंह चिढ़ाने लगे तो वे दूर की कौड़ी ले आए, अर्थात घोड़ा। सिद्धांत फैलाया गया कि भारत में घोड़ा था ही नहीं, कहीं से भी आए हों आर्य, लेकिन ये आक्रमणकारी अपने साथ घोड़ा लेकर आए थे। आइए लकड़ी की काठी और काठी के घोड़े की बात करते हैं। रामशरण शर्मा अपनी पुस्तक भारत में आर्यों का आक्रमण में लिखते हैं, रिचर्ड मेयो नामक अमेरिकी पुरातत्वविद ने अवशेषों का ठीक से अध्ययन किया है और उनके अनुसार 2000 ईसा पूर्व तक
उपमहाद्वीप में घोड़े की हड्डियों के मिलने के स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं। श्री शर्मा इसी पुस्तक में आगे लिखते हैं, हड़प्पा की खुदाई वर्ष 1980 से 1993 तक हुई। धौलावीरा में भी खुदाई चल रही है, लेकिन कहीं भी घोड़े के अवशेष मिलने की खबर नहीं है। मुहावरा बदल गया है, अब सावन के अंधे नहीं होते, अब मार्क्सवादी नेत्रहीन हैं जिन्हें लाल लाल ही दिखाई पड़ता है। क्या सचमुच हड़प्पा सभ्यता अश्व से अपरिचित थी? इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के जर्नल पुरातत्व की श्रृंखला 35 वर्ष 2004-5 पृष्ठ 22 कहता है, अश्वों के होने के प्रमाण अनेक हड़प्पन साइट से प्राप्त होते हैं। इन स्थलों में प्रमुख हैं सुरकोटाटा, लोथल, मालवन, रोपर, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राना घुंदई, जहां अश्व संबंधित अवशेष मिले हैं। हड़प्पन स्तरों में नौशारों से टेराकोटा निर्मित अश्वों का भी ज्ञान मिलता है। अभी हाल के समय में राखीगढ़ी से भी टेराकोटा निर्मिति में अश्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये अजब हड़प्पन घोड़े थे जो वामपंथियों को छोड़कर सबको दिखे। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या घोड़े भारत में हड़प्पा काल से पहले भी विद्यमान थे? पुनः जर्नल पुरातत्व श्रृंखला 35 पृष्ठ 22 को उद्धृत करते हैं, जिसका उल्लेख है कि हड़प्पा काल के समानांतर भी दक्षिण भारत में भारतीय मूल के अश्व विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त क्रोनोलॉजी को देखिए कि मध्य प्रदेश के सिद्ध जिले में बाघौर नामक स्थान पर 4500 वर्ष ईसा पूर्व तक अश्व के प्रमाण मिलते हैं। 4500 वर्ष ईसा पूर्व तक। दक्षिण भारत के कोड़ेकल नामक स्थान पर 2500 ईसा पूर्व तक अश्व के प्रमाण प्राप्त हैं। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित चिचाली नामक स्थान पर 1800 से 1100 वर्ष ईसा पूर्व तक अश्व के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय मूल के अश्व, यह क्या बला है? ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव। क्योंकि अपनी पुस्तक पूर्वकालिक भारत में रोमिला थापर लिखती हैं, भारत में घोड़े का विलंबित आगमन कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि घोड़ा भारतीय मूल का पशु नहीं है। पश्चिमी एशियाई परिदृश्य पर भी वह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही प्रकट होता है। सैंधव सभ्यता के लिए घोड़ा कर्मकांडी और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महत्वहीन था। इतनी बड़ी इतिहासकार ने सर्टिफिकेट दिया, लेकिन इसके उलट कैसे आ गए भारत में भारतीय नस्ल के घोड़े? इसका सटीक उत्तर मुझे एक साक्षात्कार में रोमिला थापर से ही मिला, जिसमें उन्होंने बताया था कि युधिष्ठिर ने जैसे अहिंसा का पाठ सम्राट अशोक से सीखा, वैसे ही घोड़ा भारत में न जाने कहां से घास चरने आ पहुंचा था। जो मेरा इशारा समझ गए वे स्पष्ट होंगे कि आर्य आक्रमण थ्योरी बकवास है और इसे पुष्ट करने के लिए भारत में घोड़े नहीं थे को स्थापित करने का एजेंडा शातिर है, भ्रमित करने वाला है और सफेद झूठ है। हड़प्पा काल से भी पहले भारत में घोड़े, वह भी विशुद्ध भारतीय नस्ल, तो इसे इतिहासकारों ने अनदेखा क्यों किया? वामपंथी लिखाड़ आर्य आक्रमण को सिद्ध करने की धुन में यह क्यों छिपा गए कि 10,000 साल से भी अधिक पुराने हैं भीम बैठका गुफा में आदि निवासियों द्वारा बनाए गए घोड़ों के गुफा चित्र। ये आदि चित्र न केवल अश्वों के होने को बल्कि उनके पालतू किए जाने और सवारी करते लोगों को भी दर्शाते हैं। एक्वस शिवालेंसिस वे देशज अश्व प्रकार हैं जिनकी उपस्थिति शिवालिक घाटी में पाषाण काल में भी रही है। इतिहासकार भगवान सिंह अपनी पुस्तक भारत तब से अब तक में लिखते हैं, अश्व तथा अश्व पालन से संबंधित जितने भी प्रमाण मिलते हैं उससे यह बात अकाट्य रूप से सिद्ध होती है
कि घोड़े और रथ का प्रसार दुनिया में भारतीय आर्यों ने ही किया था, क्योंकि इसके लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली भारतीय आर्य भाषा की है, इसे ईरानी तक से नहीं जोड़ा जा सकता। अंग्रेज मिशनरी और वामपंथी घोड़ागाड़ी तब कीचड़ में धंस गई जब उत्तर प्रदेश के सनौली में हुए पुरातात्विक उत्खनन के परिणाम सामने आए। अब अद्भुत और उन्नत रथों की एक श्रृंखला हमारे सामने थी, जो स्वयं वाम इतिहासकार राम शरण शर्मा को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी कि ऋग्वेद में अश्व चर्चा 215 बार क्यों है। यह इसलिए कि हड़प्पा के समानांतर ही एक अन्य उन्नत सभ्यता और भी थी जो अश्वचालन जानती थी, युद्ध रथ निर्मित कर रही थी, जिसके पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी युद्ध कला में निष्णात थीं, जिनकी जीवन शैली और समाज शास्त्र पर महाकाव्य लिखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सभ्यता कहीं से नहीं आई, बल्कि इसी भूमि की अपनी मौलिक सभ्यता थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक संजय मंजुल कहते हैं कि अब तक मेसोपोटामिया, ग्रीस और चीन में मिले रथ से सनौली में मिले रथों की तुलना की जाए तो अंतर नजर आता है। ग्रीक और मेसोपोटामिया में मिले रथ युद्ध रथ नहीं थे, बल्कि इनका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए होता था। सनौली में मिला रथ युद्ध रथ है, क्योंकि यह घोड़े से चलने वाला हल्का रथ था। आर्य आक्रमण सिद्धांत निर्णायक रूप से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन बारी है उस एजेंडा को ठीक से समझने की जो इन घोड़ों की आड़ में वायु वेग से अब तक दौड़ता रहा है। अब बारी है वामपंथी इतिहासकारों के सामने जलते हुए प्रश्न रखने की। अब बारी है एनसीईआरटी को यह बताने की कि अपनी पाठ्य पुस्तकों को ठीक करे और उन्हें जहरीला न बनाए। साथ ही साथ बारी है सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली कुछ नई दुकानों पर ताला जड़ने की भी। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटाले को घोड़ों के पैरों के नीचे कुचला जा चुका है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।